हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। स्पेशली डी ट्रिपल एस बी एएसओ की जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लूप्रिंट की। ठीक है, अगर आप आज से भी एएसओ मतलब जिन भी बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने डी ट्रिपल एस बी एएसओ में फॉर्म भरा है, तो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। जैसे कि आपको थंबनेल से देख के पता चल गया होगा कि हम किस पे बात करेंगे। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस है ना, एक तो वो सिलेबस जानने पे रहेगा। ठीक है, अगर आप एकदम नए हो, पहली बार एग्जाम दोगे, शुरू से शुरुआत कर रहे हो, ये स्पेशली उनके लिए है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले, हमें उसके बारे में, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में पूरा बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है। जैसे कि आप किसी के साथ अपना पूरा लाइफ अगर स्पेंड करने वाले हो, तो आप उसका पूरा बैकग्राउंड समझोगे ना, जानोगे ना, या ऐसे ही नई लाइफ शुरू कर दोगे, राइट? सो हमें उसका पूरा बैकग्राउंड जानते हैं पहले, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम ब्लूप्रिंट की भी बात करेंगे, स्ट्रैटेजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिलेबस। सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें कहाँ से पहले शुरुआत करनी चाहिए, और बाकी सोर्स क्या है वो तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। पहले हम इसमें देखते हैं कि देखो, हम एग्ज़ाम के बारे में शुरुआत करते हैं कि एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें हैं, कितना है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ। देखो, जो हमारे DSSB का एएसओ का रिक्रूटमेंट है, वो 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए भी है। मतलब जो शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें ही डायरेक्ट सिलेबस से ना बता कर के, जो भी इससे रिलेटेड बातें हैं, जो पता होना चाहिए हर एक एस्पिरेंट को, वो सारी चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है आप जानते हो, आपको सिर्फ सिलेबस देखना है, तो आप ये स्किप कर देना। ठीक है? बाकी जो बिगिनर है, वो यहाँ से देखना। तो देखो, ये जो एग्ज़ाम है ना, वो 2 स्टेज में होगा। ठीक है? 2 स्टेज में होगा, और कॉम्पिटिटिव कोई इंटरव्यू स्टेज नहीं है, इसीलिए ये निकालना आपको मतलब बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू स्टेज नहीं है। फाइनल सिलेक्शन आपके टायर 2 पे होगा। मतलब 2 टायर एग्जाम होते हैं, टायर 1 और टायर 2, 2 फेज़ में होता है। ठीक है? टायर 1 आपको ना सिर्फ क्वालीफाई करना होता है। टायर 1 में क्या होता है, देखो, टायर 1 अगर मैं फेज़ 1 बोलूँ, इसको सिर्फ आपको क्वालीफाई करना है। जैसे आप जितने भी टेट एग्जाम देते हो, टीचिंग की बात कर रही हूँ, तो वैसे ही आपको इसमें क्वालीफाई करना है सिर्फ, है ना? फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको फाइनल टायर 2 में पहुँचना है, तो पहले आपको ये वाला एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई करना ही पड़ेगा। इसमें टोटल मार्क्स 200 होते हैं, और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है ये आपका। ठीक है? अब हम पर्टिकुलरली एक-एक चीज़ पे भी बात करेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है? अब टायर 2 में ये तो मेरिट बिल्डर है, मतलब आपका जो मेरिट है ना, वो टायर 2 के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है? आपका जो फाइनल अपॉइंटमेंट रैंक मिलेगी, वो एंटायरली डिपेंड करेगी इस टायर 2 एग्ज़ाम के क्यूमुलेटिव स्कोर में। ठीक है? ये टोटल 300 मार्क्स का रहेगा, और आपके पास टाइम होगा 3 घंटे का। अब हम स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, सो दैट कि अगर एक भी कमेंट आता है, तो तभी मैं फिर ये टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है? देखो, टायर 1 का एक बार हम स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन करते हैं। जैसे कि आपको ये ना, आपको सिलेबस रटा होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस मेन पार्ट है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसे एक-एक करके चीज़ें बात करते हैं डिटेल में। सो इस पे बहुत कम वीडियोज़ भी था, इसलिए मैं इसके साथ आई हूँ, और आगे या कंटिन्यू भी हम करते रहेंगे इससे रिलेटेड की चीज़ें। तो देखो, टायर 1 की बात करी, यानी कि जो अभी सबसे पहला स्टेज है, पहला एग्ज़ाम होगा, जिसके 200 क्वेश्चन्स आएँगे, 200 एमसीक्यूज़ होंगे, और 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। कलर मैं ब्लैक रख देती हूँ, या ब्लू, चलो यही ठीक है। मैथ्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अरिथमेटिकल मैथ्स जो है, आपके 40 क्वेश्चन आएँगे, 40 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो, तो सोचो 40 क्वेश्चन्स आएँगे, ठीक है? फिर आता है हमारा रीज़निंग। रीज़निंग में भी 40 एमसीक्यूज़ होंगे, 40 क्वेश्चन आएँगे, और 40 मार्क्स का होगा। फिर आपका जो है इंग्लिश, इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, हिंदी में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और जीके, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका जीके भी आता है, और करंट अफेयर्स भी आता है। तो ये भी 40 क्वेश्चंस होंगे, और 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है? तो टोटल आपका हो जाता है 1 2 3 4 5, 4 5 ज़ा 20, यानी कि 200 क्वेश्चन। ठीक है? तो 200 क्वेश्चंस बन गया, और आपके पास टाइम कितना है? 2 घंटे। टाइम है 2 घंटे। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो एज़ अ बिगिनर, एज़ अ एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, क्योंकि आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, तो फिर आप, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप फिर भी नहीं पास हो पाओगे।
और मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ। सो नो सेक्शन होपिंग, अगर आपने अभी तक DSSB का किसी भी फील्ड में एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो DSSB के सारे एग्ज़ाम है ना, वो एक सीक्वेंस में काम करते हैं। जो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है ये, है ना, आपको बता दूँ, ये CBT मोड में एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे होगा। अब DSSB की एक जो सबसे स्पेशल ख़ास बात होती है, जो चैलेंजिंग होता है, वो ये होता है कि जो DSSB का सॉफ्टवेयर है ना, वो हर सेक्शन को लॉक करता है एक सीक्वेंस में। मतलब आपके सामने जो सेक्शन आएगा, आपको पहले उसी को ही करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप, जैसे होता है ना, हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आप टेस्ट में जाके पहले आप सबसे ईज़ी सब्जेक्ट करोगे, लास्ट में जो सबसे हार्ड है या मैथ्स कर लेना, ऐसा करके हम डिसाइड करते हैं। लेकिन DSSB में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपको सेक्शन 1, जो भी आपके स्क्रीन पे सेक्शन 1 आ रहा है, आपको पहले वो कंप्लीट करके सबमिट करना पड़ेगा। बिकॉज़ जब अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया, चाहे आपने अटेम्प्ट किए हो या ना किए हो, मान लो आपने आधा करके सोचा कि मैं आधा बाद में करूँगा या करूँगी, तो अगर आपने सेक्शन 1 सबमिट कर दिया, तो आप दोबारा सेक्शन 2 में या फिर नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा पाओगे। इसीलिए आपको सेक्शन 1 पहले कंप्लीट करना है, तभी आप नेक्स्ट सेक्शन में जा पाओगे। जब एक बार सेक्शन सबमिट हो गया, चाहे गलती से या कैसे भी, ठीक है, एक बार सबमिट हो गया सेक्शन 1, तो फिर आप रिटर्न नहीं जा सकते किसी भी केस में। इसलिए आपको इसके लिए ऐसा ट्रेनिंग, ऐसी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और मैंने DSSB का एग्ज़ाम दिया है इससे पहले, PRT का, टीचिंग फील्ड में, तो इसलिए मैं ये अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मॉक ज़रूर लगाना, क्योंकि मॉक में इस तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ना नर्वसनेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जब स्क्रीन पे बड़ा-सा दिखाता है कि ये लॉक हो रहा है, तो ऐसा डर लगता है कि कहीं ये सबमिट तो नहीं हो रहा है टेस्ट, तो मतलब होता है, तो इसलिए आप ज़रूर से मॉक टेस्ट दे के जाना। चलो वो तो बाद की बात है, वो कर लेंगे, बट ये बताना ज़रूरी था। अब टायर 2 का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टायर 2 जैसे कि मैंने बोला था कि 300 मार्क्स का होगा, है ना? तो ये आपका जो है टायर 2 ना, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? टोटल 300 मार्क्स का है, 3 घंटे का है। अब ये ऑब्जेक्टिव और ये भी 2 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, और सेकंड पार्ट है डिस्क्रिप्टिव, मतलब येस, ओके। ऑब्जेक्टिव में वही जैसे आपने टायर 1 का एग्ज़ाम दिया होगा, वैसे ही अगर आपका टायर 1 क्लियर होगा, क्वालीफाई होगा, तभी आप टायर 2 दे पाओगे। क्या-क्या सिलेबस है? वही जीए है, जीए जिसमें जीके प्लस सीए आ जाता है, करंट अफेयर्स, रीजनिंग है, उतना ही मार्क्स है। आप देख रहे होगे कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, रीजनिंग भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, मैथ्स भी 40 क्वेश्चन 40 मैथ्स मार्क्स का, इंग्लिश भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि हिंदी के बदले अब आपका जो है, आपको कंप्यूटर का भी एक सेक्शन मिलेगा देखने को, इसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, यानी हिंदी सिर्फ आपको टायर 1 के लिए प्रिपेयर करना है, राइट? अच्छा, अब जो पार्ट 2 है, ये पूरा आपका जो है 100 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है? सॉरी, 200 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि आपने टायर 1 दिया है, वही रहेगा 200 मार्क्स का, बस हिंदी की जगह कंप्यूटर आ जाएगा। अब जो पार्ट 2 है, वो है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि इसमें आपको ना लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ऐसा नहीं है यूपीएससी की तरह आपको क्वेश्चन के आंसर लंबे-चौड़े लिखने पड़ेंगे, लेकिन आपको एस्से राइटिंग, या फिर मतलब बेसिकली इसमें फ़ोकस किस पे रहेगा कि आप अपना आइडिया कितने अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर रहे हो, है ना? तो एक एस्से राइटिंग लिखना पड़ सकता है आपको, और ये 50 मार्क्स का होगा, और पेन पेपर टेस्ट है ये, है ना? और एक लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग लिखने को मिलेगा। ये 25 मार्क्स का होगा, और एक समराइज़ेशन प्रिसाइज़ राइटिंग हो सकता है कुछ ऐसा ही, ये भी 25 मार्क्स का होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, जब ये टायर 2 का एग्ज़ाम निकलेगा, तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली तैयारी कराते हैं डिस्क्रिप्टिव की, है ना? तो उसकी टेंशन नहीं करना है कि हम कैसे करेंगे, हमारी बस की तो है ही नहीं, हमें तो आता नहीं है, वो सब गाइडेंस आपको यूट्यूब में मिल जाती है। तो इसकी टेंशन मत लेना, अभी टायर 1 की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग अब बता देती हूँ कि नेगेटिव मार्किंग जिनको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बताना ज़रूरी है कि आपका हर एक गलत रिस्पॉन्स के साथ 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा, यानी कटेगा, ठीक है? 0 पॉइंट, यानी कि ये नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? हर एक गलत क्वेश्चन पे इतना गलत होगा, मतलब इतने मार्क्स कटेंगे, ठीक है? तो आपको तुक्का नहीं लगाना है यहाँ पर पे, जो आता है सिर्फ़ उतना ही करना है। और ये जो पहला वाला टायर है ना, जो आप टायर 1 का एग्ज़ाम दोगे, उसको क्वालीफ़ाई करने के लिए स्पेशली जो जनरल के बच्चे हैं, उनको मिनिमम 40% स्कोर उनका होना चाहिए। 200 में से इतना स्कोर करो, 40% बन जाए, तभी आप क्वालीफ़ाई कर पाओगे, ठीक है? और ओबीसी जो दिल्ली के हैं, उनको मिनिमम 35% लाना है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी को 30% अक्रॉस पेपर्स, तो आप ये देख सकते हो। और ओके, अब हम, ये हो गया आपको जो बेसिक जानकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड, टाइम कितना मिलेगा, किस तरह के कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आएँगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ये सब आपको मैंने बता दिया, है ना? अब हम सेक्शन वाइज़ सिलेबस की बात करेंगे, है ना? कि
सिलेबस की बात करेंगे कि कौन से सिलेबस में कौन से चीज़ में, देखो सिलेबस टायर 1 टायर 2 का सेम है, बस एक अलग से कंप्यूटर आएगा, तो कंप्यूटर का सिलेबस मैं आपको बता दूंगी, वरना सिलेबस तो सेम ही है, राइट। तो चलो हम पहले शुरुआत जो है मैथ्स से करते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आपको कलर करा हुआ दिख रहा है, तो जो सबसे एक तो मैंने कोशिश की है, मैंने यही किया है कि जो सबसे ऊपर पे मैंने वही टॉपिक्स लिखे हैं जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको शुरुआत करनी चाहिए और जो आपको करना ही करना है, करना तो सारा ही है। बट देखो सबसे जो मैथ्स में है, सबसे पहले आपको मैथ्स में किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन मास्टर करना है ना, एलसीएम रेशियो, जितने भी शॉर्टकट टेक्निक्स है, जितने भी शॉर्टकट है वो आपको सीखना है। सीखना के साथ-साथ प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि वो भूल जाओगे। ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट पे ही पूरा-पूरा टाइम दे रहे हो। जब आप मैथ्स प्रैक्टिस करोगे तो उन शॉर्टकट्स का यूज़ करना, तो अपने आप प्रैक्टिस होता रहेगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको करना ही चाहिए, वो है सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल, नंबर सिस्टम। ठीक है, ये देखो एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। ये आपकी स्पीड को ना बेस देगा। बाकी अदर टॉपिक्स के लिए आपके स्पीड को बेस देने का काम ये सारे टॉपिक्स करेंगे। तो अगर आप बिगनर हो, मैंने बिगनर फ्रेंडली एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है, यानी कि जो एकदम ज़ीरो से शुरुआत करने वाले हैं, पहली बार उनका होगा ये अटेम्प्ट, उनके लिए बताया है। तो अगर आपको इसका ना, आप ज़रूर से पीडीएफ रखिएगा सँभाल के, क्योंकि ये बार-बार देखोगे आप सिलेबस में क्या करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में, तो वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो एक बार पीडीएफ कमेंट कर देना, सो दैट मुझे भी पता हो कि किनको सच में ज़रूरत है ना? तो वो ज़्यादा तभी मैं अपलोड करूँगी, तो मुझे भी समझ आएगा कि हाँ, कितने बच्चे सीरियस है या फिर सच में उनको ज़रूरत है। तो ये टॉपिक्स पहले कर लेना। उसके बाद उसके बाद हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ आपको करना चाहिए। ये एक्सट्रीमली हाई इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपको जब एक बार शॉर्टकट्स पता चल जाएँगे ना, अगर आपको एक बार एलसीएम, एचसीएफ वगैरह निकालने का शॉर्टकट पता चल जाएगा, तो आगे आगे के आने वाले जो चैप्टर्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, टाइम एंड वर्क पे, स्पीड प्रॉब्लम्स पे, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स पे, तो आप वो आसानी से कर पाओगे, है ना? उसका स्पीड बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आपको मैथ्स में स्पीड बढ़ानी है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको करना ही है। वो भी लॉन्ग मेथड, ट्रेडिशनल मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फिर उसका शॉर्टकट आपको नहीं मिल रहा है उस वीडियो में, तो अलग से सर्च करो, बट उसका शॉर्टकट ट्रिक होता है, वो आपको अपनाना है। और जब तक आप उसको डेली मैथ्स प्रैक्टिस में अपनाओगे नहीं, तब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ये नहीं कि आप ट्रिक जो है वो बस रट लिया आपने कि अरे ऐसा-ऐसा एकदम दिमाग में रट लिया, नहीं। जब तक आप वो उसको मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ वो ट्रिक अप्लाई करके प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो नहीं काम करेगा। जो तीसरे नंबर पे आपको करना है, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ये भी अरिथमेटिक का कोर पिलर है। ये ऑलमोस्ट जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उससे कनेक्ट करेगा, तो इसलिए आपको ये भी करना है। फिर मतलब मैंने आपको ना सीक्वेंस में ही लिखा है कि आपको पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। फिर ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये तो आपको करके ही जाना है, किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, ठीक है? तो अभी स्टार्टिंग के जो दिन हैं, उसमें आपको मैं दिन भी बताऊँगी, कितने दिन बचे हैं हमारे पास, ठीक है? क्या प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम डेट कब है, क्या होगा, तो वो सब बताऊँगी। अच्छा, अब प्रॉफ़िट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब टॉपिक्स हैं, बट ये स्टार्टिंग में इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगेन आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा। आप जब तक एक कैलकुलेशन में ट्रिक के साथ शॉर्टकट टेक्निक्स वगैरह नहीं सीख लोगे, तो आप ये उतना स्पीड से नहीं कर पाओगे। तो ये हाई यील्ड स्कोरिंग मॉड्यूल्स होते हैं। फिर हमारा आता है टाइम एंड वर्क, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ये बहुत ईज़ी लगेंगे एक बार आपको जो है एलसीएम या रेशियो का मेथड्स, टेक्निक्स आ गया ना, ट्रिक्स आ गया, शॉर्टकट मेथड्स आ गया, तो आपको टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, स्पीड वगैरह बहुत ईज़ी लगेगा। फिर ये डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट्स एंड बार ग्राफ्स है, एंड मेंसुरेशन भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा आपको करना है, ठीक है? तो ये सिलेबस है मैथ्स का, मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पे, रीज़निंग का क्या सिलेबस है, इसको भी मैंने उसी सीक्वेंस में रखने की कोशिश की है। सबसे पहले तो आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड जो सीरीज़ है, नंबर और लेटर्स वाला अल्फ़ाबेट, हर अल्फ़ाबेट न का कौन-सा ऑर्डर है, ठीक है? कौन से ऑर्डर पे, वो सब आपको याद करना चाहिए। सबका ट्रिक है, ऐसा नहीं है आपको रटना है। जब आप वीडियो देखोगे ट्रिक के साथ, अच्छे वीडियोज़ देखोगे, आपको याद हो जाएगा सब। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड 4 से 5 क्वेश्चन गारंटीड इसी में से आते हैं, ठीक है? हाई एक्यूरेसी रेट होता है, इसलिए कोडिंग एंड डिकोडिंग और जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं वो करना ही करना है। जो रेड वाले मार्क्स है ना, मार्क्ड है कलर से, यानी कि वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो आएगा ही आएगा, गारंटीड है। ब्लड रिलेशन और जो डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी हाईली लॉजिकल होते हैं, और एक बार अगर आपको जो सेंस समझ आ गया, तो आप आसानी से मास्टर कर लोगे, ठीक है? फिर सिलोगिज़्म और वेन डायग्राम, ये हाईली कंसेप्चुअल होते हैं और आपको इंस्टेंट मार्क्स दे देंगे अगर एक बार आप जो है टेक्नीक आपका क्लियर हो गया, ठीक है? एनालॉजीज़ हो गया, फिर क्लासिफिकेशन हो गया। ये इसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तभी आप एक रैपिड रिकॉग्निशन पैटर्न बिल्ड कर पाओगे। सिटिंग अरेंजमेंट, पज़ल्स, ठीक है? ये भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सिस्टमैटिकली एट द एंड, सो दैट आप जो है
टाइम की जो इश्यू आती है ना वो ना आए। क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है, फिर हमारा आगे के क्वेश्चन छूट जाता है। और ऑल्सो जो मैं हर जगह सुनते आई हूँ, यही ज़्यादातर टीचर्स से, एजुकेटर्स से, कि हमें मैथ्स और रीजनिंग को ईगो पर नहीं लेना है। वो खैर वो तो लास्ट की बात है। अभी जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग, मिरर, वाटर इमेज, ये सारे बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपको फ्री के नंबर दे सकते हैं, तो इसको भी मिस नहीं करना है। तो मैंने ऐसा नहीं बोला है कि ये जो कलर किया है सिर्फ़ उतना ही करो, ये पूरा सिलेबस है, बट मैंने कलर किया कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको शुरुआत यहाँ से ही करनी चाहिए, ठीक है? करना तो जितना आप सब कर पाओ उतना सही रहेगा। इंग्लिश और हिंदी की बात कर लूँ अगर मैं, तो देखो अच्छा ये इंग्लिश हिंदी इस एक ही में है, ठीक है? वो हिंदी का अगर चाहो तो मैं अलग से बता दूँगी कमेंट करके। हिंदी में क्योंकि वो जब तक वर्ड्स नहीं पता चलते ना तो वो दिक्कत आती है ना? तो हिंदी का मैं आपको अलग से बता दूँगी अगर आप चाहते हो तो, अगेन आप कमेंट कर देना, तो मैं हिंदी का भी डिटेल में बता दूँगी। क्योंकि इसमें जो है देखो कॉन्सेप्ट वही है, बस यही चीज़ ना इसका हिंदी वर्ज़न में जो भी हिंदी में लिखा होगा तो वो आपको पता होना चाहिए। अ चलो पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, है ना? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको शुरुआत करनी चाहिए इंग्लिश की। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट वगैरह के बारे में, ये आपके प्राइमरी पिलर्स है। जब अगर आपका एक बार इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप जितने भी स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, पंक्चुएशन या फिर रीअरेंजमेंट वगैरह के, तो वो आप आसानी से कर पाओगे, या फिल इन द ब्लैंक्स वाले। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपको करना चाहिए वो है टेंसेस, वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलना, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस जो आते हैं। नैरेशन के क्वेश्चंस हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड, वोकैबुलरी आपको डेली ही करना है। देखो स्टडी डेली इन लिमिटेड चंक्स, ठीक है? मतलब ऐसे 10-10 डेली के वोकैब्स की कोई एक सब्सक्राइब कर लो कहीं से, जो आप जहाँ से आपको पसंद है, वहाँ डेली ही वोकैब करना है, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, आइडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली करना है। फिर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट आता है, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। हिंदी में भी कुछ सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस ये इसके जो टॉपिक्स का नाम है वो हिंदी में होगा, बाकी वो मैं आप डिटेल में बता दूँगी। जीके और वोकैब ऐसा है जो आपको डेली जो करंट अफेयर्स है वो आपको डेली करना चाहिए। तो जीए एंड करंट अफेयर्स में आपको सबसे पहली चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के बारे में, ये मोस्ट कंसिस्टेंट सेक्शन है। आपको एक बार आप अगर अमेंडमेंट, आर्टिकल्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में इस पे जितना नॉलेज ले सकते हो लो। और करंट अफेयर्स 5, 6 से 8 महीने के आपको पता होना चाहिए। तो हेविली किस पे फोकस करना है? अवार्ड्स पे, गवर्नमेंट स्कीम्स पे, स्पोर्ट्स पे और समिट्स पे। बट मैं यही रिकमेंड करूँगी कि डेली, ठीक है, डेली का करंट अफेयर्स आता है वो आपको पढ़ना चाहिए। और वीकली पे फिर वो वीकली आता है तो फिर वो भी कर लेना। तो इसको तो डेली करना है, वोकैब भी डेली करना है। और बाकी क्योंकि मैं सिलेबस बता रही हूँ सेक्शन वाइज़, तो जो भी चीज़ें हैं वो तो मुझे बताना ही है। मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। फिर दिल्ली सेंट्रिक जीके पे भी आपको फ़ोकस करना है, यानी दिल्ली से रिलेटेड जो कुछ जीके है ना, उस पे आपको स्पेसिफिकली फ़ोकस करना है, क्योंकि दिल्ली का एग्ज़ाम है। जैसे कि बेसिक लेआउट ऑफ दिल्ली का हिस्ट्री के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में आपको नॉलेज हो, और जनरल साइंस के बारे में जो बेसिक लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं कंप्यूटर की भी। टायर 1 में नहीं है ये, टायर 2 में है। टायर 2 में है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि देखो आपको एमएस ऑफ़िस में जितनी भी चीज़ें आती हैं, वर्ड, एक्सेल, फ़ॉर्मूलाज़, पावर पॉइंट, तो 60%, 60, देखो इसमें क्या लिखा है, 60+% जो है आपका इसी में से वेटेज आता है। तो सबसे ज़्यादा कमांड जो है आपकी इनके इसके अंडरस्टैंडिंग में बनाना है अपना, ठीक है? कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए, और जो विंडो ओएस कमांड्स है ये हाईली स्कोरिंग और फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो आपको ये आप ध्यान रख सकते हो। कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो है बाकी रैम, रोम, आर्किटेक्चर, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, फिर लास्ट में इंटरनेट नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स, ईमेल स्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो ठीक है, ये आपको मैंने सारी चीज़ बता दी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी एक और अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। 1 मिनट में एक और पीडीएफ के साथ अभी मुझे बात करनी है। हम अपने मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट में हैं वीडियो के, उस पार्ट में जो एंड तक देख रहे हैं उन्हें ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो ये देखो आज की डेट कितनी है, कितने दिन बचा है। आप देखो इस पीडीएफ का टाइटल क्या है, इंजन मोटिवेशन, ठीक है? क्यों ज़रूरी है हमें आज से ही तैयारी करना? देखो आज इसमें वीडियो बना रही हूँ वो 6 जुलाई है, ठीक है? तो आज की तारीख है, और अब हमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना है। अभी मैं एग्ज़ाम का स्टेटस आपको बताऊँ कि आपको जैसे ऑफिशियली एग्ज़ाम का डेट नहीं अनाउंस हुआ है ना, कुछ आई थिंक कोर्ट केस चल रहा है, उसकी वजह से डिले हो रहा है। बट अगर आपने देखा होगा कि जो लेटेस्ट शेड्यूल है एग्ज़ाम का वो कब तक आया है, जो एमटीएस वगैरह का आया है,
अगस्त सितंबर तक। तो आप ये मतलब जितना मुझे खुद भी नहीं पता है, ठीक है, मैंने जितना यूट्यूबर्स से सुना है या आपने मुझसे ज़्यादा सुना होगा, तो मैंने जितना सुना है यूट्यूबर्स के जो एजुकेटर्स है, टीचर्स है यूट्यूब पे, उनके अकॉर्डिंग यही सब कह रहे हैं कि सितंबर के बाद या मिड सितंबर में आसपास ही शेड्यूल हो जाए, हो सकता है। तो अब आपको ऑफिशियल वो बच्चे जो ऑफिशियल डेट का वेट करते रह जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको आइडिया तो है ना कि इसी साल होगा, है ना, इसी साल ही होगा सितंबर या मिड सितंबर। अगर हम ये मान के चले कि एग्ज़ाम मिड सितंबर में हुआ, तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 71 डेज़ लेफ्ट है। अगर मैं आज से गिनूँ, आज यानी कि 6 जुलाई से, अगर मैं 6 जुलाई से गिनूँ, तो हमारे पास 6 जुलाई से मिड सितंबर के बीच में, तो आपके पास एप्रॉक्स 71 डेज़ बचा है। और अगर हम अक्टूबर में माने, अगर आपको थोड़ा और टाइम एक्सटेंडेड मिल जाता है, अगर अक्टूबर में होता है एग्ज़ाम, तो आपको थोड़ा और एक्सटेंड होता है, तो 101 100 दिन बचे हैं मैक्स रिवीजन विंडो के लिए। तो 100 दिन, आप खुद सोचो कितने सारे क्वेश्चन हैं, कितने सारे हर सब्जेक्ट में आपने हर सेक्शन वाइज़ क्या-क्या टॉपिक्स आएँगे वो सब देखा, है ना? और आप अगर बिगिनर हो, तो आपको क्या सच में लगता है कि 100 दिन में मतलब क्या आप ये सारा कर पाओगे? कितनी मेहनत करनी होगी, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट मेहनत बहुत करनी होगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तभी आप वो पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे। वरना 70 दिन भी बहुत कम होते हैं, अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहकर ही पढ़ते रहोगे। तो ये सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, तो अब आपको पता होगा आपको आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। सो देखो, बिगिनर के लिए एक छोटा-सा रोड मैप है, ठीक है? इतना बड़ा सिलेबस और डेली रिवीजन को हैंडल करने के लिए अपना टाइम लिमिट जो है आज से ही आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैथ्स में जैसे कि है, ठीक है? मैथ्स में अगर मैं बात करूँ, पहला टारगेट आपको क्या रखना है मैथ्स में, कि अगले 15 दिन में एलसीएम, फ्रैक्शन और रेशियो के जितने भी शॉर्टकट्स हैं उसमें मास्टरी कर लो, ठीक है? जो लंबे-लंबे ट्रेडिशनल फॉर्मूलाज़ है उसको छोड़ दो, ठीक है? आपको अगर पहली बार कर रहे हो, तो आप भले ही पहला वीडियो जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हो, कि कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, उसके बाद ट्रिक अपनाओ, शॉर्टकट पे मास्टरी करो। दूसरा टारगेट क्या है मैथ्स में, कि डेली 20 मिक्स्ड क्वेश्चंस, कैलकुलेशन, शॉर्टकट्स आपको करने ही हैं, और टेबल्स की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका स्पीड बूस्ट होगा। क्योंकि आपको अगर 100 में से 100 आपने सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन आप टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा, है ना? अगर आप तो या तो ये करो, या तो आप जो भी टॉपिक जो भी, जैसे कि मैंने बोला, सिंप्लीफिकेशन से शुरू करोगे, है ना? तो उससे रिलेटेड फिर जो भी आपने ट्रिक सीखे हैं, उसको उस चैप्टर को करते टाइम आप अप्लाई ज़रूर करना। ऐसे भी कर सकते हो, अलग से टाइम दो, या तो उसी में करो, करना ज़रूर है शॉर्टकट की प्रैक्टिस। अब रीज़निंग की बात करते हैं। रीज़निंग में पहला टारगेट आपका होना चाहिए कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज़ वाले क्वेश्चन और सिलोगिज़्म के टॉपिक्स अगले 10 दिनों में खत्म करके डेली रिवीजन में डालो, ठीक है? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गारंटीड क्वेश्चंस है, आते ही हैं। दूसरा टारगेट क्या है? ओके, रीजनिंग एंड इंग्लिश दोनों था, कि इंग्लिश और हिंदी के जो ग्रामर है, ग्रामर के जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए या स्ट्रक्चरल रूल्स हो गए, उसको या तो उन रूल्स को सेपरेटली नोट डाउन करो, या अगर आपके पास कोई ग्रामर की बुक है, जैसे कि सब लोग ब्लैक बुक रेफर करते हैं, तो अगर आपके पास ब्लैक बुक है वो इंग्लिश में, तो उसको डेली पढ़ना है। और जैसे कि मैंने बोला है, वोकैब और करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ें जो आपको डेली करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, आप एकदम से सब कुछ नहीं समझ पाओगे। तो मैं भी आज करंट अफेयर्स करूँगी, बिकॉज़ मेरा अब यूपी टेट का एग्ज़ाम हो गया है। अब मुझे जो है, मैंने क्योंकि एएसओ में भी अप्लाई किया है, तो मुझे भी एएसओ का एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो जो भी मैं कुछ करूँगी, तो मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर किया करूँगी। ओके, अच्छा लास्ट देख लेते हैं जीए और कंप्यूटर में। तो पहला टारगेट तो ये है कि आपको 6 से 8 महीने के जितने भी कोर करंट अफेयर्स है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेन आर्टिकल्स है, उसको डेली 45 मिनट्स आपको देना ही है। और ये बाकी टायर 2 के लिए है, तो मेबी आप इसको अभी रहने दे सकते हैं, मैथ्स कंप्यूटर को, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं, तो आपका पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। हिंदी पे फोकस करो कंप्यूटर की बजाय, है ना? तो एमएस वर्ड पे कमांड कर सकते हो, साइड बाय साइड प्रैक्टिस शीट में लिखना शुरू कर सकते हो, या कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है। बट मेरे ख्याल से कंप्यूटर को हम टायर 2 में ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा, पहले टायर 1 क्योंकि क्वालीफाई करना ज़रूरी है। सो ठीक है, तो मेन यही है। तो अगर आपको पसंद आ रही चीज़ें, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, हम साथ में पढ़ सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। कमेंट में आप अपने थॉट्स ज़रूर बताना, क्या आपको लगता है और आपने भरा है कब, आपको क्या लगता है एग्ज़ाम डेट के बारे में, और जो भी कुछ है फीडबैक वगैरह तो ज़रूर देना, ठीक है? आज की वीडियो बस इतना ही। अगर अब हम इसमें डेली एएसओ से रिलेटेड चीज़ें लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और लाइक करना, और मुझे बता देना, एक बार कमेंट करके कुछ भी कमेंट कर देना, सिर्फ एक इमोजी भी चलेगा, सो दैट मुझे रियलाइज़ हो कि हाँ, दीज़ आर द एस्पिरेंट्स हू रियली वांटेड टू कंटिन्यू विद मी, राइट? ओके, अब एक बहुत ही बढ़िया सा जो फ्यूल डालने वाला काम ये है कि सिलेबस बड़ा है और आप भी शुरू कर रहे हो, और आप अभी शुरू कर रहे हो, तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं, आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। जब बाकी लोग नोटिफ़िकेशन के इंतज़ार में सो रहे हैं, तब आपका एक-एक दिन आपको उनसे हज़ारों रैंक आगे ले जा रहा है। ये 70 से 100 दिन दोबारा नहीं आएँगे। आज से ही अपने अंदर की आग को जलाओ और बदल दो अपनी किस्मत, ठीक है? तो इसी के साथ हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अनदर धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड पढ़ाई करते रहिए। बाय।